बात आज की चैनल के कार्यक्रम चुनाव चर्चा में मैं सुरेंद्र चतुर्वेदी आपका स्वागत करता हूं। मैं सुधीर तोमर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। सुधीर जी, आज जो हम चुनाव चर्चा करने जा रहे हैं उसमें सबसे बड़ा जो टॉपिक है वो यही है कि मतदान का प्रतिशत बढ़ा है और मतदान का प्रतिशत बढ़ने के अंदर जो जिस तरीके की पोजीशंस हो सकती हैं उसमें ऐसा लग नहीं रहा है कि किसी भी पार्टी को, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो या और कोई पार्टी, किसी को स्पष्ट बहुमत मिलने के आसार बिल्कुल कम हो गए हैं, न के बराबर हैं। यानी कि कोई भी पार्टी ऐसी नहीं जो अपने दम पर सरकार बनाने की हिम्मत रखती हो। ऐसा लग रहा है, कयास लगाए जा रहे हैं कि जो भी पार्टी आएगी वो जो बागी हैं, निर्दलीय हैं या जो क्षेत्रीय पार्टियां, आरएलपी है, आप पार्टी है, दूसरी पार्टियों से मिलकर उनके जीते हुए लोगों को अपने में शामिल करके ही सरकार बना पाएंगे, ऐसा फिलहाल लग रहा है। आप क्या सोचते हैं? महत्वपूर्ण बात यह है कि 2008 की बात करें, 2018 की बात करें या 1998, ये वो 3 बार के चुनाव हैं जब विजेता कांग्रेस पार्टी हुई और सरकार बनाई। इसके अलावा अगर हम बात 93 की करें, 3 की करें और 13 की करें, ये 3 मौके ऐसे रहे हैं पिछले 6 विधानसभा चुनाव में जब भाजपा सरकार बनी है। अगर हम सारे मानचित्र को देखें कि वोट प्रतिशत किस आधार पर आए, तो हम ये देखते हैं कि 3, 13 और 23 के अंतर्गत जब चुनाव हुए तो वोट प्रतिशत की जो इंक्रीज थी वो 3% से 3 या 3 से ज़्यादा थी जी। और जब 1998, 8 और 18 था तब वोट प्रतिशत में जो बदलाव था वो सिर्फ 1% या उसके भी नीचे था जी। इस बार का बदलाव, जैसे कि राजनीतिक पंडित कह रहे थे कि, और फलौदी सट्टे बाजार वालों ने भी बहुत शोर मचा रखा था कि भाई इस बार 115 से 125 सीटों के बीच में भाजपा लाएगी, तो उस आधार पर अगर हम आज के मत प्रतिशत को देखें तो वो खरा नहीं उतरता। बात यह है कि इस बार भी मत प्रतिशत बढ़ा है, लेकिन 0.9%, मतलब 1% से भी कम बदलाव हुआ है। और ऐसी स्थिति में दोनों ही राष्ट्रीय दल बहुत तीव्र संघर्ष में फंसे हुए हैं और ये नहीं कहा जा सकता कि एक तरफा बहुमत मिल रहा है। जी जी, है ना। इसमें एक चीज़ और है तोमर साहब, सबसे बड़ी बात यह है कि 1% मतदान का प्रतिशत बढ़ा है, ठीक है, लेकिन मतदाताओं की संख्या कितनी बढ़ी है? कम से कम 3%, 4% मतदाताओं की संख्या भी बढ़ी है, नए मतदाता जुड़े हैं। तो ऐसे नए मतदाता जुड़ने के बाद में अगर ये प्रतिशत को आप बढ़ा हुआ मानते हैं तो मुझे नहीं लग रहा है कि ये बढ़ा हुआ प्रतिशत है। ये तो वो प्रतिशत है जो मतदाताओं से जुड़ने से बन गया है और उसका हुआ है। तो यानी मुझे नहीं लग रहा, मुझे लग रहा है पिछले साल का प्रतिशत और अभी प्रतिशत में बहुत कोई चेंज नहीं है। हाँ, यकीनन प्रतिशत में अगर हम ये गणना करें कि गिरे हुए मतों का जो प्रतिशत है उसमें वास्तविक बदलाव कितना हुआ है, तो यकीन मानिए जो लोग पहली बार मतदाता बने हैं जी, वो लोग सब, उन लोगों ने वोट अपना मैक्सिमम ने कास्ट किया है। और अगर उनकी बढ़ोतरी को ही काउंट कर लें तो ये बढ़ोतरी लगभग उतनी तो है ही। तो इसलिए प्रभावी रूप से पिछली बार के चुनाव के मतदाताओं के प्रतिशत में, वोट देने वालों के प्रतिशत में कोई ऐसी प्रभावी वृद्धि दर्ज नहीं की गई है और इसलिए ये अब चुनाव परिणाम तक के लिए फंस चुका है। और चुनाव परिणाम से पहले किसी प्रकार, और इस बार राजनीति के बड़े बड़े पंडित जो राष्ट्रीय स्तर पर और मीडिया पर छाए हुए हैं, उन सबके आकलन और विभिन्न सी वोटर और जैसी अनेक कंपनियों के सर्वे इस बार धराशायी होते दिख रहे हैं। बिल्कुल लग रहे हैं। दूसरा एक चीज़ और आई है तोमर साहब इस बार इस इलेक्शन के अंदर, और वो सबसे बड़ी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो भी कार्ड खेला वो कार्ड हिंदुओं को एक मुश्त पोलराइज्ड करने के लिए था। लेकिन दिक्कत ये हुई कि उन्होंने जो भगवा रंग का कार्ड खेला, जो सनातनी कार्ड खेला, उसमें हिंदू तो नहीं फंसे, मुसलमान फंस गए। और मुस्लिम इस लेवल पर फंसे कि जितने भी मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र हैं, आप ये देख लीजिएगा, राजस्थान के अंदर जहाँ जहाँ मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है वहाँ 85% से ऊपर ही मतदान हुआ है। और इसका मतदान का प्रतिशत बढ़ना ये द्योतक है इस बात का कि ये नुकसान भारतीय जनता पार्टी को सीधे तौर पर होगा। आप क्या सोचते हैं? मैं ये सोचता हूँ कि ये सच है, लेकिन राजस्थान के कुल मतदाताओं का लगभग 9% के आसपास ही मुस्लिम मतदाता हैं जी। तो बहुत ज़्यादा नहीं है। हाँ, लेकिन कुछ सीटों को प्रभावित करने की क्षमता रखते हैं।
जी। लेकिन बहुमत की सीटें तो हिंदू मतदाता द्वारा ही प्रभावित होती हैं। नहीं, लेकिन वो हिंदू सहिष्णु है बाय नेचर, बाय बर्थ। और उसके कुछ वर्ग को अगर आप एकाग्रचित या एकत्रित करने के लिए, संगठित करने के लिए इस तरह की प्रचार करते हैं, तो हिंदू आज भी सारे हिंदू एक साइड हों ऐसा नहीं मानते। और वो ये भी तो देखते आ रहे हैं कि चुनाव पश्चात वापस समाज वैसे ही रहता है और समाज की समरसता वैसे ही कायम रहती है। सभी लोग मिलजुल के सभी क्षेत्रों में राजस्थान में निवास करते हैं और राजस्थान में विध्वंसकारी प्रवृत्तियां या परिस्थितियों की गुंजाइश ज़्यादा नहीं है। नहीं, अब मैं बताता हूँ उदयपुर। देखिए तोमर साहब, उदयपुर के अंदर जहाँ वो कन्हैया कांड चला और प्रधानमंत्री से लेकर छोटे मोटे जितने भी स्टार प्रचारक उदयपुर गए, उन्होंने ये बहुत ज़्यादा कन्हैया कांड को उछाला, यानी कि वो मतों को मोबिलाइज करने की बात थी। लेकिन आप वहाँ देखेंगे वहाँ तो 65% भी मतदान नहीं हुआ है। 65% मतदान होना यानी कि अगर आपको संगठित होकर वो करना था तो एकदम से मतदान भी हिंदुओं का बढ़ना चाहिए था, लेकिन वहाँ नहीं बढ़ा। ऐसे पाली के अंदर है, पाली के अंदर दंगे होते रहते हैं, कभी कुछ होता है कभी कुछ होता है, वहाँ भी प्रतिशत कम रहा। तो ये नहीं कहा जा सकता कि प्रतिशतों के घटने बढ़ने का कोई असर किसी परिणाम पर पड़ेगा या भारतीय जनता पार्टी को इसका लाभ मिलेगा। एक और बात जो मैं कहना चाह रहा हूँ, वो स्त्रियों का पूरे राजस्थान के अंदर जो स्त्री मतदाता हैं वो मुखर हुई और बहुत तेज़ी से सामने आई और उनका प्रतिशत ज़्यादा रहा। अब इसका लाभ कांग्रेस के, आप ये माने कि गैस सस्ती हो गई है या कांग्रेस की जो उज्ज्वला योजना है, उसकी नारियों के उत्थान की योजना है, ये सारी योजनाएं ये उतनी महत्वपूर्ण है या इसका वोट जो है वो किसी और दूसरे को जाएगा? ये पहली बात बहुत आश्चर्यजनक चकित करने के लिए हम लोगों को सामने एक तथ्य आने वाला है कि नारी उत्पीड़न की घटनाओं पर नारी कल्याण की योजनाएं भारी पड़ती दिख रही हैं। हाँ। और उसका कारण है, उसका कारण यह है कि सरकारों के चयन के आधार पर नारी उत्पीड़न की घटनाओं को विभाजित नहीं किया जा सकता। ऐसा कोई बहुत बेहतरीन उदाहरण पिछली सरकारों के दौर में, भाजपा सरकारों के दौर में ऐसा नहीं मिला कि भाई वहां उस दौर में नारियों के ऊपर उत्पीड़न की कोई घटना नहीं होती थी और अचानक से होने लगी। इस तरह का नहीं था। सोशल मीडिया तेजी से हम सब में फैलता जा रहा है, इसलिए सूचना छोटी से छोटी क्यों ना हो हम सबके सामने बड़े से बड़े रूप में सामने आती है जी। और अपने तीक्ष्ण प्रभाव भी छोड़ती है। यकीनन किसी भी तरह के तुष्टीकरण से हिंदू को बुरा लगता है और मन में कष्ट होता है। तुष्टीकरण बिल्कुल नहीं होना चाहिए, चाहे वो कोई भी समाज हो। बिल्कुल। लेकिन क्या तुष्टीकरण को सिर्फ चुनावी आधार मान लिया जाए? क्या सिर्फ चुनावी भाषण का एक हिस्सा हो गया तुष्टीकरण? ये भी जनता स्वीकार करने को तैयार नहीं लगी। और ऐसा लगता नहीं है कि हिंदू मतों का एक छत्र कहीं विभाजन एक दिशा में हुआ हो। सभी तरफ सभी प्रत्याशी, और यहां तक कि निर्दलीय प्रत्याशियों को भी हिंदू मत बहुत बड़ी मात्रा में गए हैं, सभी समाजों के मत गए हैं। बिल्कुल। तो मैं नहीं समझता कि इस तरह का कोई दूसरे स्त्रियों का बढ़ना जो है, मैं समझ रहा हूँ कि मेरा अपना मानना है, हो सकता है कि मानना गलत हो, मेरे जो दर्शक सुन रहे हैं उनका कुछ और दूसरा व्यू भी हो सकता है। मुझे ये लग रहा है कि ये जो ट्रेंड आया है, महिलाओं का प्रतिशत बढ़ना, महिला का मुखर होकर सामने आना, सत्ता में भागीदारी के लिए रखना, तो ये कहीं ना कहीं जो सत्तारूढ़ पार्टी है उसको ये लाभ मिल सकता है। एक और जो बात है, गवर्नमेंट सर्वेंट्स जो पेंशन योजना आई है और वो पुरानी पेंशन योजना को लेकर जिस तरीके का सबसे पहले देश के अंदर इन्होंने लागू की, अशोक गहलोत ने लागू की, उसका लाभ सरकारी कर्मचारियों को मिला और सरकारी कर्मचारी इससे खुश हैं। तो मुख्यमंत्री से तो मुझे लग रहा है कि गहलोत सरकार से उनका, गहलोत से वो नहीं है बैर, लेकिन बाकी जितने लोग हैं, उनके मंत्री लोग हैं, उन्होंने जिस तरीके से शासन किया, जिस तरीके से लूटपाट की और जिस तरीके से संख्या बल बनाए रखने के लिए अशोक गहलोत को कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ा और उनके देवरे ढोकने पड़े, उनकी गलत बातों को सहना पड़ा, उससे निश्चित रूप से सरकार की छवि खराब हुई। लेकिन अशोक गहलोत के नाम पर बिल्कुल राजस्थान लगभग उसके पक्ष में है। यहाँ एक बात बताऊँ कि एक राजस्थान की एक सभा के अंदर जिस समय मोदी जी अशोक गहलोत के खिलाफ बोलने के लिए थे तो उनको कान में कहा गया था कि आप गहलोत के खिलाफ मत बोलो बाकी। तो इससे जाहिर होता है कि अशोक गहलोत के खिलाफ जनता नहीं सुनना चाह रही है। लेकिन ये भी बात सच है दूसरी तरफ कि अशोक गहलोत के जितने भी मंत्री थे
उन्होंने जिस तरीके से अपने जनता को खराब किया, चाहे वो रघु शर्मा के रूप में हो, चाहे वो प्रमोद भाया के रूप में हो, चाहे वो और किसी में मंत्री का नाम ना लूँ, तो सारे के सारे लोग बागों की ये स्थिति रही कि उनका अपने अपने विधानसभा क्षेत्र के अंदर विरोध था, है, और टिकट क्योंकि रिपीट हो गया है, इसलिए ये जो टॉप वो है पहलू, ये तो काम करेगा, ये निश्चित रूप से काम करेगा। और जो स्थितियां बनी, उन स्थितियों में चुनाव शुरुआती दौर में लगभग वोट डलने से 4-5 दिन पहले तक चुनाव ने अपना रूप गहलोत वर्सेस मोदी ले लिया। बिल्कुल। और मोदी जी को यह समझ में आ गया कि ये जो रूप बन रहा है ये गलत है, क्योंकि गहलोत वर्तमान है राजस्थान का, और गहलोत एक भविष्य के चेहरे के रूप में उपलब्ध है, जबकि मोदी जी तो राजस्थान में आके शासन करने नहीं है। आम मतदाता ये चर्चा करने लगे, गहलोत तो है कांग्रेस की तरफ से विकल्प, लेकिन भाजपा की तरफ से विकल्प कौन? तो गहलोत वर्सेस मोदी होने से चुनाव फंस रहा था। इसीलिए इस चुनाव के चेहरे को बदलने की कोशिश भी और मोदी जी ने भरपूर प्रयास किया है। जिस तरह से गहलोत फंसे हुए थे अपने मंत्रियों की कारगुजारियों से, उसी तरह मोदी जी भी फंसे हुए थे अपने विधायकों के और अपने नेताओं की निष्क्रियता से। बिल्कुल। अब हुआ ये कि मोदी जी की विचारधारा को राजस्थान में बड़े स्तर पर सम्मान भी मिलता है और पसंद भी किया जाता है। मोदी जी की विचारधारा जो है वो देश को सर्वोच्च बनाने की है और देश के हिंदुओं को अपने उत्थान तक ले जाने की है, लेकिन विचारधारा को सिरे से नकार कर दूसरी लिस्ट से जब भाजपा की वो जो टिकट बांटे गए उसमें विचारधारा परिलक्षित हो ही नहीं रही थी। उसमें लग रहा था दबाव है इसलिए इसको टिकट मिल गया, दबाव था इसलिए इनको टिकट मिल गया, और इस तरह के दबाव जब आते हैं तब पार्टी की विचारधारा को पराजित करके ही आते हैं। बिल्कुल आते हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। और तोमर साहब एक बात और मैं आपको याद दिला दूं कि अभी कुछ दिनों पहले, चुनाव से कुछ दिनों पहले ही मोदी जी किशनगढ़ एयरपोर्ट पर आए जी। एयरपोर्ट पर जो लोग मौजूद थे वो लोग मुझे बता रहे हैं कि उन्होंने इस बात पर, जिसके अंदर सांसद हमारे भागीरथ चौधरी भी वहाँ थे, उनको कहा कि आप ये मोदी के नाम पर कब तक इलेक्शन जीतते रहोगे, मोदी को क्यों चला रहे हो, आप सनातन को क्यों यूज़ कर रहे हो। मतलब उन्होंने बिल्कुल बाकायदा ये कहा कि आप सिर्फ आपने कमल के फूल पर केंद्रित रहो और अपनी भाजपा को आगे रखो, आप तो कब तक मोदी के नाम पर इलेक्शन जीतते रहोगे, कब तक आप है ना भगवा के नाम पर इलेक्शन जीतते रहोगे, कब तक ये सनातनी वो तर्क देते रहोगे, इनसे मुक्त हो और कमल के फूल को, पार्टी के कामों को आगे लाओ। जबकि ऐसा उन्होंने खुद ने भी नहीं किया। वो इलेक्शन में जहाँ जहाँ गए उन्होंने कभी भी अपने कामों पर वो अपने को वो नहीं किया, उन्होंने भी वही बात कही जो बाकी सारे लोग बात कह रहे हैं। पर इससे ये लग रहा है कि मोदी जी को अब ये लग गया है जी कि मेरा चेहरा जो है दांव पर लग गया, और अगर मैं हार गया, मान लीजिएगा राजस्थान के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं बनती, तो ये अशोक गहलोत जीत गए, मोदी जी हार गए, ये तो तय हो गया। क्योंकि विचारधारा आपने जिस तरीके से प्रचारित की है उसमें तो यही किया है, और यही अगर गलती ये पहले नहीं करते और वसुंधरा को और अशोक गहलोत को आमने सामने करके उनके चेहरों पर लड़ाई लड़वाई जाती, तो मेरे ख्याल से वो अपना चेहरा बचा सकते थे, और अगली बार जब लोकसभा का चुनाव है तो वो उस चेहरे को बचाकर काम कर सकते थे। लेकिन अब तो उनका चेहरा भी खतरे में है। तो मुझे लग रहा है कि ये इलेक्शन जो है वो अगला लोकसभा का इलेक्शन भी प्रभावित करेगा। क्या सोचते हैं? मोदी जी एक जुझारू कप्तान के रूप में सामने आए हैं जी। टीम कैसा खेलेगी, टीम में खिलाड़ी किस तरह के हैं, इसको बेमानी मानते हुए मोदी जी ने कमान संभाली है, और मोदी जी ने कमान संभाली, इसका स्वागत किया है लोगों ने। लेकिन बात यह है कि मोदी जी ने कमान संभालने की मजबूरी क्यों आई, क्यों प्रदेश स्तर पर नेतृत्व पैदा नहीं हुआ, क्यों वसुंधरा राजे को अगर मोदी जी को नहीं आगे करना था तो दूसरी और तीसरी लाइन में से किसी एक चेहरे को फोकस पर क्यों नहीं लाया गया, एक चेहरे को आगे क्यों नहीं रखा गया। अगर रखा जाता, या 2, 3, 4, 5 एक कोर टीम होती कि भाई ये हैं हमारी नेतृत्व, इनमें से जिस पर रजाबंदी होगी सभी जीते हुए विधायकों की, उनमें से एक मुख्यमंत्री बनेगा। वो जब उन्हें ये कहना पड़ा कि आप मुझे देखिए, जैसे गहलोत जी ने भी कहा कि लास्ट दिन जब ये बयान दिया तो ये कमजोरी थी, जब ये गहलोत जी को कहना पड़ा कि 200 की 200 सीट पर मैं लड़ रहा हूं, ये एक राजनीतिक मैसेज था या ये कमजोरी थी अपने उम्मीदवार को जिताने के लिए अतिरिक्त बल देने की, इसे मैं नहीं इसमें जा सकता। लेकिन ये सत्य है, मोदी जी को यहाँ की जो परिस्थितियां थी,
जो जीते हुए कांग्रेस के विधायक थे उनके क्षेत्रों की जो परिस्थितियां थी, जो उनके काम में कमियां थी, उनको फोकस पे रखना था, और जो हारे हुए विधायक थे उनके किए गए प्रयासों को सामने रखना था। तब जनता के सामने सहज स्थिति उपलब्ध होती कि हम अपने क्षेत्र के विकास के लिए, हमारे लिए ज्यादा उपयुक्त प्रत्याशी कौन है। लेकिन ऐसा होता नजर आया नहीं, और मोदी जी ने जबरदस्ती अपने आप को एक ऐसे युद्ध में फंसा लिया जहां उनकी सेना के सेनानायक ज्यादातर उन्हीं के आधार पर चुनाव लड़ रहे थे। सोच रहे थे मोदी जी पूरी टीम में हर पोजीशन की जिम्मेदारी खुद ही उठा लेंगे, और उनके किए गए जो उनका जो अनुभव है, जनता को जो उन व्यक्तियों का अनुभव है, उन राजनेताओं का अनुभव है, वो माफ़ कर दिया जाएगा। जनता माफ़ कर देगी कि आपने जो 5 साल उनके साथ सलूक किया, जो आपने उनके शहर के विधानसभा क्षेत्र के विकास को विनाश में तब्दील किया, आपने लापरवाही बरती, आप जिस तरीके से कुशासन में लगे रहे, ऐसी स्थिति को क्या मोदी जी का चेहरा साफ कर सकता था? और अगर कर सकता था तो उनको फिर वही सावधानी बरतनी चाहिए थी कि टिकट खुद को बांटनी चाहिए थी, उन अच्छे लोगों को टिकट बांटनी चाहिए थी जिन्हें मोदी कहते हैं कि चलो मेरा चेहरा भी साफ, तुम्हारा चेहरा भी साफ, लड़ो इलेक्शन। लेकिन गलत इलेक्शन से अपने चेहरे को दांव पे लगाना मोदी जी की मैं भूल मानता हूँ। इस बार अगर ऐसा करना था उनको, तो उनको बहुत अच्छी अपने जितना सर्वे रिपोर्ट्स थी, जो जितनी 5-5 स्तर पर जब आपने सर्वे रिपोर्ट्स करवाई थी, तो उन सर्वे रिपोर्ट्स को सामने रखकर जनता जो चाहती थी वो काम उस आदमी को टिकट देना चाहिए था। और अगर ऐसा होता तो निश्चित रूप से मैं कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी को कम से कम 160 टिकटें 60 सीटें आती अगर ये टिकट उनके हिसाब से बंटते। लेकिन सीट के बंटवारे जो हुए वो वसुंधरा जी के इशारे से हुए, राजेंद्र राठौड़ के इशारे से हुए, पूनिया जी के इशारे से हुए, सीपी जोशी के इशारे से हुए, जिन जिन लोगों के इशारे से हुए, चंद्रशेखर शर्मा बीच में पड़ गए, मिश्रा जी बीच में पड़ गए। इन लोगों ने जिस तरीके से बंटवारा किया तो उसका तो यही असर होना था। और ईश्वर करे कि सत्ता भारतीय जनता पार्टी की आ जाए, नहीं आती है तो मोदी जी को ये बहुत करारी हार। आप क्या कहना चाहिए? मैं तो ये कहना चाहूंगा कि मोदी जी के सामने राजस्थान ने एक बहुत अच्छा अवसर दिया है आत्मविश्लेषण का। जिन चीजों को, जिन नियमों को, जिस विचारधारा को आगे ले जाने के लिए वो निरंतर प्रयत्नशील हैं, उससे समझौता किसी भी सूरत में किसी भी सीट के लिए नहीं होना चाहिए जी। और होता है तो कहा यह जाता है कि भाजपा हारी, जबकि अक्सर हारता प्रत्याशी है। तो एक प्रत्याशी के सही आकलन न किए जाने पर या सही चयन न किए जाने पर प्रत्याशी रूप में अगर पार्टी की विचारधारा दांव पर लग रही हो, तो इसके लिए तो मोदी जी को बहुत कठोर सार्थक कदम उठाने होंगे। और मोदी जी मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इंडिया गठबंधन का चेहरा अभी बहुत क्लियर और उनकी पॉलिसी अभी बहुत क्लियर नहीं है, लेकिन कम से कम ये तो तय है कि सब मिलकर मुकाबला तो एक ही शख्स का करना चाहते हैं और वो मोदी जी हैं। तो मोदी जी को अपने आप को चाक चौबंद करना पड़ेगा, जिससे कि उनके विजन, उनकी विचारधारा, उनके दृष्टिकोण पर किसी प्रत्याशी के कारण कोई बट्टा ना लगने पाए। तो दोस्तों, राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी या कांग्रेस की, फिलहाल कुछ तय नहीं है, बराबर का मुकाबला है। लेकिन इतनी बात जो हमने चुनाव चर्चा की उसमें ये तो परिणामों तक हम पहुँचे हैं कि लोकसभा के चुनावों में मोदी जी को अपने आत्म चिंतन करना पड़ेगा, आत्म मंथन करना पड़ेगा, अपनी रणनीति बदलनी पड़ेगी। और जो गलतियां इन चुनावों में रह गई हैं, चाहे वो सत्ता में भी आ जाएं, तो भी उनको बिल्कुल पूरा नए सिरे से एक नई रणनीति बनानी पड़ेगी। आज इतना ही, कल फिर आपसे मुलाकात होगी। धन्यवाद। हार्दिक आभार।